Good morning students, this is Ashwin Singh and welcome to my class of motion. So, dear students, today we are going to start motion but while maintaining online distance due to the influence of COVID-19. So, my dear students, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में एक और इसका पार्ट रिलीज हुआ था, उसमें हमने मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, तो अब हमारा पार्ट है कि हम उसके आगे कुछ जाने हैं। तो इसको जानने से पहले ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम अपने पिछले जो क्लास हमने ऑनलाइन अटेंड की थी, हम उसको एक बार रिकॉल कर लें और आपके लिए, आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जो पॉइंट्स हैं उनके रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो हम रिकॉल तो करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि नेम दोस पैरामीटर्स व्हिच आर नीडेड टू जज मोशन। वो दो पैरामीटर्स का नाम आपको बताना है जो कि हमको मोशन की जजमेंट के लिए जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो दो पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पोजीशन और टाइम। पहला पैरामीटर पोजीशन, दूसरा पैरामीटर टाइम। अब मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कहता हूं आपको कि साइंस रटने की चीज नहीं है, इसको प्लीज समझिए। तो आइए हम वर्ड्स की डिटेल को जानते हैं। पोजीशन का मतलब क्या? पोजीशन रिलेट करता है आपके लोकेशन से, और टाइम तो फिर आपको मालूम ही है। तो पोजीशन रिलेट करता है लोकेशन से। इसका मतलब कि अगर आप दो पैरामीटर्स जो आप चूज करते हैं मोशन के लिए, तो वो है पोजीशन और टाइम। पोजीशन का मतलब क्या? लोकेशन। और अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अगर इन दोनों एस्पेक्ट को, अगर आप मात्र इन दोनों वर्ड को अगर आप समझ में रख लीजिए, अपने दिमाग में अगर आप रखिएगा, तो आपको कभी भी मोशन समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये बात सही है तो आइए हम इन्हीं दो कंडीशंस को लेकर के बैठाते हैं इसके डेफिनेशन में। और डेफिनेशन है कि क्या मोशन का, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज मोशन। सो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स लोकेशन with respect to its surroundings and with respect to time, यानी कि बॉडी के सराउंडिंग और टाइम को रिलेट करते हुए अगर कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो बॉडी वो मोशन में है। याद रखिएगा मैंने वर्ड कंडीशन यूज किया है और इस वर्ड का कुछ मायने हैं। कंडीशन दो, पोजीशन और टाइम, ये दो कंडीशन चेंज होने वाली है नहीं। क्यों? ये बात आपको मालूम है, थोड़ा चीजों को गहराई से समझिए। ये बात आपको मालूम है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन रिलेट करता है, एंड टू जज मोशन वी नीड दीज टू पैरामीटर्स। चलिए, अब यही दो पैरामीटर्स जो हमारा पोजीशन और टाइम है, अब हम इनको प्रूव करते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स उठाते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स को देखते हैं कि आखिर इनका मायने इतना क्यों है। तो आइए हम रिलेट करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मान के चलिए पर्टिकुलर कोई कार है जो टाइमिंग यहां पे t सेकंड है, जो t सेकंड के टाइम पे पॉइंट A पे खड़ी थी। ठीक है, यहां से कार स्टार्ट हुई और उसने अपना मूवमेंट शुरू किया और वो पहुंची है पॉइंट B पे। तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम का इंटरवल क्या हुआ? t+3 सेकंड। अब यहां पर जरा गौर करिएगा, उस वर्ड को पकड़िए, पोजीशन को। यहां पोजीशन चेंज हुई क्योंकि पहले पोजीशन पॉइंट A पे थी कार की, अब वो पॉइंट B पे गई। और टाइम भी चेंज हुआ, पहले टाइम था t सेकंड और अब हो गया t+3 सेकंड। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द कार हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। सो अब हम कह सकते हैं कि अब ये कार पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में मोशन में थी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। और सराउंडिंग के हिसाब से इसने दो चीजें चेंज की, एक तो इसका टाइम चेंज हुआ, एक इसका पोजीशन चेंज हुआ। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये दोनों चेंज नहीं होंगे तो फिर क्या फर्क पड़ सकता है मोशन में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप स्टूडेंट हैं, मान के चलिए कि लंच का टाइम था, आप अपने क्लास में बैठे हुए थे, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने क्लास से बाहर आ गए और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे बाहर आने से पहले। आप जब बाहर आए और कुछ देर बाद जब आप फिर गए क्लास के अंदर, तो आपने देखा कि आपका फ्रेंड अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ है, जिस जगह पे आप क्लास से बाहर निकले थे वो उस जगह बैठा हुआ था। तो अब यहां पर
फिर रिलेट करिए इन्हीं दो वर्ड से। आपके फ्रेंड की पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, योर फ्रेंड वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो मोशन में था ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब वो रेस्ट पोजीशन में है। यानी कि पैमाने दो पैरामीटर्स, पोजीशन और टाइम के हिसाब से अगर बॉडी मूव करेगी तो हम उसको कहते हैं बॉडी मोशन में है, और अगर एक पर्टिकुलर इन दोनों के हिसाब से अगर बॉडी रेस्ट की पोजीशन में अगर बैठी है, वो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम अगर चेंज होता ही रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है। ठीक है, चलिए, तो मायने रखता है सराउंडिंग्स, पोजीशन और टाइम। तो उम्मीद है कि आपको एग्जांपल से ये चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम दिखा देंगे एक पर्टिकुलर एग्जांपल जिसमें कि आपको पोजीशन और टाइम आपको दोनों को रिलेट करना होगा। मान के चलिए कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और आपकी कार जो है वो एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव करते जा रही है। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, जब आप कार की खिड़की से आप बाहर देखते हैं तो आप रिलेट करते हैं कि कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं, यानी कि जो ट्रीज हैं या बिल्डिंग्स हैं जो रोड के किनारे बनी हुई हैं। ठीक है, तो जब आप उसे रिलेट करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप मोशन में क्यों हैं, क्योंकि वो जो रेफरेंस पॉइंट जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करने के बाद आप ये पाते हैं कि जो आपका लोकेशन है, जो आपकी पोजीशन है, वो कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको लगा कि हाँ भाई आप मोशन में हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जब आप कार के अंदर बैठे हैं और अब आपने अपने आप को रिलेट किया कार के ड्राइवर से, कार की सीट से, तो अब यहां पे क्या हुआ कि अब इस रेफरेंस पॉइंट से ना तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है और ना तो उस ड्राइवर की पोजीशन चेंज हो रही है, ना तो उन सीट्स की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर उस कंडीशन में आप क्या पाते हो कि आप रेस्ट में हो, यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट। तो इसलिए कहा जाता है कि मोशन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज करता है, इसलिए कहा जाता है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेट करता है पोजीशन और टाइम से अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसका नाम है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो आइए इस वर्ड को हम पकड़ते हैं ओरिजिन को और जानते हैं इसका मतलब क्या है, उसको रिलेट करते हैं मोशन से। तो ओरिजिन का मतलब क्या है, मोशन के रूप में अगर हम बात करें तो ओरिजिन का मतलब यही है, बस इतना ही मतलब इसका कि वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो इनिशियल पॉइंट जहां से आपका मोशन स्टार्ट आपने किया है, वो पर्टिकुलर पोजीशन जहां से आपने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉन एज ओरिजिन पॉइंट। तो यहां पर इस बात को समझने के लिए यहां पे दो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों में मार्किंग 0 to 8 की है और ये जो डिस्टेंस जो आपको शो किया जा रहा है ये जाहिर सी बात है किलोमीटर्स में है। तो आइए देखते हैं एक बार कि मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसने ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जो जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट है, जर्नी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका 0 है और यहां से इसने मूव करना शुरू किया और ये पहुंचा है यहां पे 3 किलोमीटर पे। चलिए ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल था, डिस्टेंस ट्रैवल है इसका वो हो गया 3 किलोमीटर। ये हमारा फर्स्ट केस था। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की बात। तो अब जब ये 3 किलोमीटर पे मान के चलिए यहां तक पहुंच गया, थोड़ा सा थका ही, उस दिन आराम किया इसने। ठीक है, चलिए अब यहां पे जर्नी खत्म हो गई। अब ये पर्टिकुलर जो जर्नी है ये किसी दूसरे पर्सन के द्वारा तय की गई है। इसने क्या किया, इसने पॉइंट जो 3 है, इसका घर यहीं पे था 3 किलोमीटर पे, इसने यहीं से अपनी जर्नी शुरू की। तो अब इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, पर्टिकुलर ये 3 किलोमीटर वाला पॉइंट। ठीक है, तो जहां से ये पर्टिकुलर एग्जांपल बस ये शो करने के लिए आपको कि जिस पॉइंट से आप जर्नी शुरू करते हो वही आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। और यहां पे अगर आप सेकंड केस में, अगर हम सेकंड केस के अंदर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पर्सन अगर हम निकालते हैं तो जैसे ये है 8 किलोमीटर, जर्नी शुरू की इसने 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर की वो आ गया 5 किलोमीटर। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, अलग अलग ओरिजिन पॉइंट्स के, इसलिए अलग अलग मैग्नीट्यूड आया,
डिस्टेंस ट्रेवल का। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल का नहीं था, मैंने आपको समझाना था इस वर्ड का इंपॉर्टेंस की, ओरिजिन का मतलब आखिर होता क्या है। और अब इस वर्ड को हम रिलेट करेंगे when we will study the part which is related from the graph of motion, distance time graph। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि अब हमने ओरिजिन से हमने अपनी मोशन को स्टार्ट किया। तो जो जर्नी से हमने स्टार्ट किया अपने मोशन को, तो जाहिर सी बात है कि हमने कुछ दूरी तय की, ठीक है, हमारा पोजीशन चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमें जाहिर सी बात है कि उसको मेजर करना पड़ेगा ना कि आखिर हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया। तो उसको मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो उसका टर्म दो तरीके से जुड़ता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आता है और एक आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, जाहिर सी बात है कि पहले हम इसको ना देख करके हम पहले देखते हैं कि पर्टिकुलर किस पॉइंट को, ठीक है, इसके बाद हम आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले अपने टॉपिक पे। तो पहले तो बात यह है कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हम पढ़ रहे फिजिक्स के बारे में और हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो जाहिर सी बात है वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, the quantities which can be measured, those quantities are known as physical quantities। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डिवीजन दो पार्ट में, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो पार्ट्स हैं। अब दो पार्ट्स क्यों आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें माइनस सिर्फ मैग्नीट्यूड का है और मैग्नीट्यूड रिलेट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू से, और कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनमें माइनस मैग्नीट्यूड का तो होता ही है, इसके साथ साथ माइनस उनका डायरेक्शन का भी है। तो हम मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन की जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम वेक्टर में। तो आइए हम देखते हैं कि किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है स्केलर। तो स्केलर को जाहिर सी बात है दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, ये दोनों पे डिपेंडेंट है। अब इसका एग्जांपल आ गया मास या तो स्पीड, और अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स आ गए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो आगे जाहिर सी बात है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हमें कहीं ना कहीं शो भी करना पड़ेगा। तो शो करने का तरीका क्या है, तो हाउ टू एक्सप्रेस, आखिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है यूनिट्स की। तो जो सबसे पहला हमारा टर्म आता है वो है कि इसमें यूनिट्स का इस्तेमाल हम करेंगे ही करेंगे, बिना यूनिट के आप कोई भी मेजरमेंट आप शो नहीं कर पाओगे। और जो यूनिट आएगा वो फॉलोड होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, यानी कि आपको जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड विद यूनिट आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप दुकान से कोई सामान लेने के लिए गए हैं, चलिए शुगर आप लेने के लिए गए हैं और आपने क्वांटिटी जो ली है आपको 10 केजी का लिया है। तो यहाँ पे जो 10 है 10 है ये दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो केजी कनेक्टेड है इससे वो दिखा रहा है इसका यूनिट, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है मास, मैग्नीट्यूड का मायने है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मायने है, फॉलोड विद द यूनिट। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेक्टर की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको दिखाना होगा इसका यूनिट, पहली बात तो ये है, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये दोनों तो इसमें भी कॉमन है। एक नई चीज जो वेक्टर के साथ कनेक्टेड है वो है डायरेक्शन। चलिए इसको हम समझते हैं पर्टिकुलरली एक एग्जांपल से। मान के चलिए कि एक सतह है, ये एक सरफेस है और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है और आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन। तो अब यहां पर क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया, न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 यानी कि मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन आप फोर्स लगा रहे हो। तो उम्मीद है कि आपको स्केलर और वेक्टर आप बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। हम बात करने वाले हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आइए, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by object is called distance and shortest distance between two points. और ये पॉइंट्स कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, जहां से जर्नी शुरू किया आपने इनिशियल पॉइंट और जहां पर आपकी जर्नी खत्म हुई वो हो गया आपका फाइनल। चलिए, तो यहां पे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई एक लड़का है जिसने अपनी जर्नी शुरू की और उसका जो पाथ जो उसने फॉलो किया वो ये कर्व पाथ था, ठीक है। चलिए, तो ये जो कर्व पाथ आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर किसको दर्शा रहा है? डिस्टेंस, ठीक है। और एक वो रास्ता जो बिल्कुल एक पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये जो ए बी का जो मेजरमेंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन ये वाला, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आपका घर है यहां पर है और ये जो पोजीशन है ये है आपको, इसको बी ना मान के हम मान लेते हैं इसको, ये पोजीशन है आपकी रेलवे स्टेशन। चलिए, तो यहां पर क्या देखा कि आपको अपने घर से लेकर के रेलवे स्टेशन जाने के हो सकता है कि 2-3 रास्ते हो। यानी क्या, यहां पे 2-3 रास्ता फॉलो कर रहे हो अपने घर से स्टेशन तक जाने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपके घर से लेकर के स्टेशन तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा उसकी जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के तो अल्टरनेट आपके रास्ता को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे पहुंचने के लिए हमारे पास 2 या 3 रास्ते हो सकते हैं और उन 2-3 रास्तों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो कोई एक ही होगा और उसका जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये जो स्ट्रेट पाथ है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो आपने अल्टरनेटिव पाथ फॉलो किए हैं अपने घर से स्टेशन तक जाने के लिए ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, और हम सिर्फ इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि इसको हम अलग अलग एग्जांपल्स के तौर पे इन सारे के सारे पॉइंट्स हम एनालाइज भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो है कि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो जो डिस्टेंस है ये है कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि माइनस किसका है इसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट का। चलिए, और जाहिर सी बात है ये पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सबसे बड़ा पॉइंट जो डिस्टेंस के साथ ये भी है कनेक्टेड कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में हमेशा डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से और या तो इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपको, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी छोटी दूरी मिलेगी आपको। दूसरा ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये डिपेंड करता है इस पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये कहता है कि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है।
और जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी होगा तो या तो डिस्टेंस के इक्वल टू होगा या तो स्मॉलर होगा। हम कह सकते हैं इसको कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। चलिए अब हम इन एस्पेक्ट्स को हम जोड़ते हैं अपने एग्जांपल्स में। चलिए तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है, आइए पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये हम इस पॉइंट को भी हम आ रहे हैं एनालाइज करने के लिए। लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो ये O जो है हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से हमारा मूवमेंट किसी बॉडी का स्टार्ट हुआ है, O से ये पहुंचा है A पे और A से फिर गया है B पे। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सबसे पहले इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है इसका यहाँ पे क्या सी बात है, O to A है और A to B है, यानी कि 8 मीटर प्लस 6 मीटर, ये आ गया आपका 14 मीटर, ठीक है। अब अगर हमको जाकर इस पर डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर ये है पॉइंट O जो है इसका, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दो पॉइंट्स की, और वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनिशियल और फाइनल। तो जो जहां से ओरिजिन पॉइंट जहां से जर्नी स्टार्ट हुई वो इसका इनिशियल हो गया, और जो बॉडी जर्नी खत्म की वो पॉइंट बी पे। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मेजरमेंट है हम इसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, साइड में से इसको 64 प्लस 36 110 मीटर, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस था यहाँ पे वो 14 था और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आया 10 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ था वो है हमारा 14 मीटर, ये पहला पॉइंट एनालाइज हो गया, और ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस था जो हमारा था 10 मीटर। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस था हमारा ये सिंपली डिपेंडेंट है मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय द यूनिट का, और ये जाहिर सी बात है वो शॉर्टकट रास्ता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है। तो ये वेक्टर हो गया और ये डिस्टेंस स्केलर होगा। और अब हम बात कर देंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक कंडीशन यहां पे भी है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो आइए इसको पॉइंट प्रूव करते हैं। मान के चलिए कि कोई एथलीट है और ये सर्कुलर ट्रैक है और एथलीट इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसने पूरा का पूरा एक चक्कर इस अपने इस ट्रैक का अगर इसने लगाया है तो उसकी दूरी निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि हमको चाहिए, ये एक सर्किल का रूप है तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 into पाई का वैल्यू 23/7 into रेडियस यहाँ पर 7, तो ये 44 मीटर जो है आपका, ये आ गया आपका डिस्टेंस लेवल। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर अपने दूसरे टर्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, और इसको निकालने का कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि जो इनिशियल पोजीशन है वो भी यही है और ये रेस खत्म करके भी उसी पॉइंट पे पहुंचा है और यही है इसका फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों कंसाइड कर चुके हैं। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है इस एथलीट की वो आ गई है 0। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 होने वाला नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अब उस पॉइंट की जो यहां से ये बता रहा है, इसमें देखिए इन दोनों पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है, वो है इक्वल टू।
इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल टू हो सकते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये बात करते इस बारे में। तो कंडीशंस बस यही है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होगा दैट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में अगर दूरी तय की गई किसी भी बॉडी के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिमाग में बनाइएगा, अभी जितने एग्जांपल्स हुए थे वो सारे एग्जांपल्स में आपने ये बात देखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ज्वाइन की हुई, और अगर यही स्ट्रेट लाइन अगर डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो जाहिर सी बात है जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उन दोनों का इक्वल आएगा। लेकिन फिर इसको समझते हैं, मान के चलिए, और इसको समझने के लिए हम ले रहे हैं आपको जिस चीज का है वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इसको बैठा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से बात करते हैं तो इस एक्सिस से सारी बातें मालूम पड़ेगी। यहाँ पे जो पॉइंट O है, पहले हम इस फिगर को समझ ले रहे हैं। पॉइंट O जो है ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि जर्नी हमारी यहीं से शुरू हुई है, ठीक है। और ये हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं और सबके बीच की जो दूरी है वो यूनिफॉर्म है 20 मीटर। आइए हम बात करते हैं। मान लीजिए जो हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस, इस केस में जो बॉडी है वो O से ओरिजिन से उसने जर्नी अपनी स्टार्ट की है और वो पहुंची है C तक। तो आइए हम बात करने रहेंगे कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं, ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो पहले बॉडी गई है O to A में 20 मीटर, फिर A to B में भी फिर 20 मीटर, और फिर B to C, और तो B to C में भी फिर 20 मीटर। तो यहाँ पे अब हम कर लेंगे इसका एडिशन, ये आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे O to C में जो डिस्टेंस है हमारा वो 60 मीटर है। तो जाहिर सी बात है, अब हम बात कर ले रहे हैं अपने डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि ये निर्भर करता है दो पॉइंट पे, जो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचता है। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से, तो इनिशियल पॉइंट यही हो गया, और जर्नी एंड हुई यहाँ पे, तो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो यानी कि इस कंडीशन में डिस्टेंस अगर 60 है तो वही पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी है वो है 60 मीटर। तो अगर कोई भी बॉडी पर्टिकुलर एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो ये पर्टिकुलर कंडीशन है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल टू होते हैं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, आइए हम उसको प्रूव कर देते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड केस है उसमें क्या है, बॉडी O से A मूव की, चलिए तो हम डिस्टेंस के रूप में पहले देख लेते हैं। O से A 20 मीटर, A to B, फिर B to C, फिर बॉडी क्या है C to A आई है। तो C to A तक आने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा C to B, और तब ये आएगी B to A। तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस 40, 60, 80 प्लस 20, 100 मीटर, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। तो जाहिर सी बात है कि जो जर्नी है वो इनिशियल पॉइंट O है और फाइनल पॉइंट A है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड जो शो कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मात्र इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो बीच की दूरी वो मात्र है 20 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे डिस्टेंस 100 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 20 है। तो आपका ये पॉइंट भी हमने एनालाइज कर लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस में। अब जो हमारा थर्ड केस है वो हमको जो पाथ फॉलो करना है थर्ड केस में वो है O से
C तक और फिर C से लेकर के D तक। आइए देखते हैं अब इसमें डिस्टेंस लेवल कितना है भाई, निकालते हैं। जैसे बात है O से लेकर C तक, तो पहले O to A गया 20 मीटर, फिर A to B इसके लिए भी 20 मीटर, फिर B to C इसके लिए भी 20 मीटर, और अब फिर C to D आया, तो फिर C से B तक 20 मीटर, B to A के 20 मीटर, फिर A to O के लिए 20 मीटर, और सबसे आखिरी में O to D के लिए भी 20 मीटर। चलिए अब हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 20 + 20 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट की बात करने से पहले एक पॉइंट आप और समझ लीजिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं या हम मोशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ओरिजिन पॉइंट को लेते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट से अगर आगे की तरफ अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो तो वो पॉजिटिव आता है, और ओरिजिन पॉइंट से अगर आप पीछे की तरफ अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो तो वो नेगेटिव की तरफ आता है। तो अब जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वो O है और फाइनल पोजीशन D है, यानी इनिशियल पोजीशन O है और फाइनल पोजीशन D है। तो यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन के बीच की जो मेजरमेंट है वो है 20 मीटर। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, वो ये है कि ओरिजिन से पीछे की तरफ मूवमेंट हुई है, इसलिए यहाँ पे ये -20 मीटर से हमको शो करेंगे। ये माइनस साइन ये दिखाता है कि जो मोशन बॉडी ने तय किया है वो ओरिजिन पॉइंट के बैकवर्ड डायरेक्शन से। चलिए तो अब ये कंडीशन प्रूव करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही रहता है। तो अभी तक ये जो पॉइंट्स है, उम्मीद है कि जितने भी हमने पॉइंट्स आपको बताए और इसका जो हमने अलग अलग पैरामीटर्स लेकर के अलग अलग कंडीशंस लेकर के हमने एक्सप्लेन किया, ये आपको पूरे हद तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आपके सामने जो हम पेश करेंगे वो ये रहेगा। अब हम बात करेंगे स्पीड, एक्सेलरेशन टर्म्स की। क्यों? क्योंकि ये वो पैमाने हैं जिनके द्वारा हम रेट ऑफ मोशन को जज कर पाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।